हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 28 फरवरी 2025 के दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक मुद्दा है कि यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष अपने साथ 22 और कमिश्नरों के साथ, यूरोपीय कमिश्नरों के साथ जो है वो भारत की 2 दिवसीय यात्रा पे हैं और बातचीत चल भी रही है, आज भी हो रही है। हम इसमें समझेंगे कि कैसे भारत और यूरोप की जो साझेदारी है, जो कि रणनीतिक साझेदारी में बदल गई है, वह कैसे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। तो गंभीरता से इसको समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। दूसरा समाचार है कि नासा जो है स्फेरिक्स टेलीस्कोप नाम का आज ही एक प्रक्षेपण करने वाला है फाल्कन 9 से, और ये ब्रह्मांड के बारे में कुछ जो सवाल हैं उनके बारे में हमें बेहतर जानकारी देने के लिए किया गया है। तो समझेंगे कि ये ब्रह्मांड के बारे में हमारे समझ को किस प्रकार ये बदलेगा, उसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले कि भारत और यूरोप की साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, ये यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष हैं, नाम थोड़ा टफ है तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लूँगा पढ़ के, याद नहीं है। ये अपने 22 कमिश्नरों के साथ जो है भारत की 2 दिवसीय यात्रा पे है। और यूरोपीय कमीशन जो है यूरोपीय संघ का एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, एक प्रमुख बॉडी है। और यूरोपीय संघ 27 देशों का समूह है, तो उसमें 27 कमिश्नर हैं। तो उसमें से 22 कमिश्नर जो है इस वर्ष पहली बार यूरोप के बाहर एक साथ गए हैं और उनकी अध्यक्ष भी यहाँ पे आई हैं। और ऐसे में ये महत्वपूर्ण है कि भारत और यूरोपीय संघ के लिए भारत का महत्व क्यों है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो भारत और यूरोप एक दूसरे के, आप उसको कह सकते हैं कि नेचुरल पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल पार्टनरशिप उनमें होती है जिनमें संबंधों में कंप्लीमेंट्री हो, यानी कुछ उनको ज़रूरत हो, कुछ हमको ज़रूरत हो, तब पार्टनरशिप ज़्यादा मजबूत होती है। क्योंकि जो है जो फॉरेन रिलेशंस होता है उसमें लेन देन का ही संबंध चलता है। ठीक है, पुराने और महत्वपूर्ण संबंध होते हैं, लेकिन लेन देन का संबंध ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अभी हाल फिलहाल में यूरोपीय संघ जो है कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। भारत भी चाहता है, लेकिन जो कुछ बिंदु है उनको वो हल करने पर लगा हुआ है। और अभी जैसा न्यूज आ रहा है कि इस साल तक शायद भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। तो आइए चलिए क्या क्या मुद्दा है, कैसे है, हम इनको देखते हैं। देखिए, ऐसे समय में जब यूरोप और अमेरिका के बीच संबंधों में भारी दबाव है, यूरोपीय आयोग के आयुक्तों के कॉलेज, मतलब जो उनका समूह है, एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल 2 दिवसीय यात्रा के लिए नई दिल्ली में है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन, नाम थोड़ा टफ है इसलिए मैं नहीं ले पा रहा था, उर्सुला वान डेर लेयन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में 27 में से 22 आयुक्त शामिल हैं। सोचिए, 27 देशों के 27 आयुक्त होते हैं, उसमें से 22 आयुक्त शामिल है। यानी अगर आप यूरोपीय कमीशन को, यूरोपीय संघ को एक संसद मान लीजिए, एक पूरा देश मान लीजिए, एक सरकार मान लीजिए, राष्ट्र मान लीजिए, पराराष्ट्र मान लीजिए, तो यूरोपीय कमीशन उसकी सरकार है, तो उसका प्रधानमंत्री और 27 में से 22 मंत्री जो है भारत के 2 दिवसीय यात्रा पे है। तो ये महत्व है, दिखाता है। और दिसंबर में इन लोगों द्वारा कार्यभार संभालने वाले कॉलेज की यह यूरोप से बाहर पहली यात्रा है और आयुक्तों की एक साथ पहली जो है भारत यात्रा हो रही है। यही बात जो है जिस समय हो रही है, देखिए डिप्लोमेसी में या राजनय में ये समय महत्वपूर्ण होता है कि किस समय क्या हो रहा होता है। देखिए, भारतीय अधिकारियों ने कहा कि आयुक्तों की कॉलेजों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण का प्रतीक है, क्योंकि भारत और यूरोपीय संघ अपने रणनीतिक साझेदारी के तीसरे दशक में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल मतलब लगभग 2 साल यानी 20 साल बीत चुका है, तीसरा जो है दशक शुरू होने वाला है हमारे उनके रणनीतिक साझेदारी में। इससे कई क्षेत्रों में व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया कि यूरोपीय संघ और भारत 2 ऐसे समूह हैं जिनमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री टाइप का संबंध है और काफ़ी कुछ कॉमन है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जब हमारे वाणिज्य मंत्री जो है वहाँ के वाणिज्य कमिश्नर से मिले थे यूरोपीय संघ के, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दौरान जो है पहली बार फेस टू फेस बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि यूरोपीय संघ भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा जाए तो दोनों देशों की मतलब यूरोपीय संघ और भारत को मिला दिया जाए तो लगभग हम 2 अरब के आसपास की आबादी, लगभग 180 करोड़ के आसपास की आबादी पहुँच जाते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो हमारी जीडीपी भी
24-25 दोनों लोगों की, दोनों वहाँ की 20 ट्रिलियन डॉलर है, हमारी 4 ट्रिलियन डॉलर है, मिला दो तो लगभग 24-25 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी बन जाती है। और बहुत कुछ कॉमन है, जैसे लोकतंत्र कॉमन है दोनों देशों में, वहाँ भी ज़्यादातर लोकतांत्रिक ही सरकारें हैं। अब वो किस विचारधारा की हैं, वामपंथ लीनिंग हैं, राइट विंग है, वो अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र वहाँ भी है, लोकतंत्र हमारे यहाँ भी है, सिविल सोसाइटी वहाँ भी है, सिविल सोसाइटी हमारे यहाँ भी है, वहाँ भी चर्चा वार्ता को महत्व दिया जाता है, हमारे यहाँ ही चर्चा वार्ता को महत्व दिया जाता है। तो काफ़ी कुछ कॉमनलिटी है। साथ ही साथ यूरोप और भारत एक दूसरे को, भारत तो चलो ठीक है, भारत को तो ज़रूरत है, लेकिन भारत से ज़्यादा यूरोप को इस समय भारत की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि वो जो समय है, ये समय यूरोपीय देशों के लिए मैं कहूँ कि प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे कठिन दौर है। प्रथम द्वितीय युद्ध तो चलो युद्ध का दौर था, तबाह हुए थे, तनाव पूरा झेले थे, वो तो अलग था। उसके बाद सबसे कठिन दौर इसलिए है क्योंकि जो परिस्थितियां दिख रही है, आप सोचो कि प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने अपना जो है मार्शल प्लान के तहत जो है पूरा यूरोप का डेवलपमेंट किया और नाटो का सिक्योरिटी ऑपरेटस भी दिया, अपना पूरा बैकअप दिया। और शीत युद्ध के दौरान भले वो आशंका में जिए, लेकिन शीत युद्ध के बाद 90 के दशक के बाद तो पूरा एक तरह से 90 से लेकर अभी तक मान लीजिए कि 2024 तक लगभग 30-34 साल तो यूरोपीय संघ ने जो है उसको अमेरिका सामान बनाता था, वो अमेरिका बेच देते थे, वहाँ से अच्छे खासा जो है उनका ट्रेड सरप्लस था। सामान को वो चीन बनवा लेते थे, अपना ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग जो है चीन में ट्रांसफ़र कर दिए थे, जहाँ से वो सस्ते में सामान बनवा लेते थे, दुनिया के और देशों में देते थे। सुरक्षा उन्होंने आउटसोर्स कर दी थी अमेरिका को, नाटो में जो है अमेरिका ज़्यादातर पैसा खर्च करके उनको सुरक्षित रखने की कोशिश करता था, और फिर वो अपने यहाँ पे उन जो सुख सुविधाओं का वो आनंद लेते थे। लेकिन कहा जाता है ना कि चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, समय बदलता है। समय बदला ऐसे कि जिस सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने अमेरिका को दी थी, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका ने कहा कि हम नाटो में 5% अपना जीडीपी का खर्च करो, नहीं तो हम नाटो से बाहर निकल जाएंगे, हम आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं देंगे। और यहाँ तक कि जो रूस के अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने बर्लिन सिक्योरिटीज कॉन्फ्रेंस में तो यहाँ तक कह दिया था कि यूरोप की समस्या रूस और चीन नहीं है, यूरोप की समस्या यूरोप के अंदर है। वो अंदर है कि वहाँ के लोग अपने लोकतंत्र से, अपने लोगों के मत से डरते हैं और अनइलेक्टेड जरिए से उसको मत को दबाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही गंभीर आरोप था। वैसे तो आरोप गंभीर है, लेकिन जब ये आरोप आपका सबसे बड़ा बैकअप लगाए तब ये आरोप और भी ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। कहीं ना कहीं इसमें गलती यूरोपीय संघ के देशों की भी है, क्योंकि जब समय सही था, कहा जाता है ना कि जब धूप निकली हो तो अपने छप्पड़ को ठीक कर लो, तो जब धूप निकली थी, हर तरह का सिक्योरिटी था, सब कुछ था, तो यूरोपीय संघ ने उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, सोशल इंडिकेटर, हेल्थ इंडिकेटर, दुनिया में तमाम तरह की वो सारी दी। आज उनके यहाँ पे स्थिति ये है कि वो भटक रहे हैं कि कहीं से कुछ हेजिंग मिल जाए जो उन्हें सुरक्षित महसूस करा दे। एक तरफ है अमेरिका जो सुरक्षा का जिम्मेदारी देता है, जहाँ से व्यापार आता था, वो कह रहा है मैं टैरिफ लगाऊंगा, मैं सिक्योरिटी काउंसिल से, मैं नाटो से हट जाऊंगा और मैं वो जो है रूस के साथ संबंध बेहतर कर रहा है। दूसरी तरफ चीन है जो कि उनके आईपीआर को चोरी करके उनके यहाँ पे ही जो है डंपिंग कर रहे हैं, उनकी अपनी खुद की इंडस्ट्री तबाह हो गई है और चीन का खतरा वो उनको आर्कटिक क्षेत्र में महसूस होने लगा है। तो ऐसे संदर्भ में, इन परिस्थितियों में यूरोपीय संघ के पास अब विकल्प क्या है? क्योंकि देखिए, यूरोपीय संघ उस अवस्था में पहुंच गया है, एक अभी ऐसा नहीं कि यूरोपीय संघ का महत्व खत्म हो गया है, लेकिन उस अवस्था में ये पहुंच गया है कि आगे कुआं और पीछे खाई है। उनको इसमें कह सकते हो कि ऐसा एक विकल्प चाहिए जो उनको कुछ हद तक मदद कर सके इन दोनों तरह की चुनौतियों से। और यही बात अभी कुछ दिन पहले जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक्शन समिट बुलाया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसकी सह अध्यक्षता दी थी। उस सह अध्यक्षता में उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि वर्तमान में दुनिया के सामने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कही थी, लेकिन दुनिया के सामने समझिए, दुनिया के सामने चुनौती है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। एक तरफ अमेरिकी टेक कंपनियां हैं जो अपनी बादशाहत कर रही हैं, दूसरी तरफ चीन है जो राज्य समर्थित अपने एक्सक्लूसिव में बादशाहत कर रहा है। ऐसे में यूरोप और भारत, ये मेरा शब्द नहीं है, मैक्रोन का शब्द है फ्रांस के राष्ट्रपति का, कि यूरोप और भारत मिल के
एक तीसरा रास्ता निकाल सकते हैं जो पूरे दुनिया के लिए बेहतर स्थिति हो। तो वो यूरोपीय संघ वही तीसरा रास्ता ढूंढने की तरफ जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है। अब ये तो यूरोपीय संघ के पर्सपेक्टिव को मैंने बता दिया, बाकी डिटेल में मैं अभी उसमें जो है उसको भी बताऊंगा, इतिहास भूगोल बताऊंगा, लेकिन परिस्थिति जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के लिए देखा जाए, भारत को अभी क्या है, लगभग हमारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है, लगभग $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है हमारे पास, और हम अच्छा खासा 7% के आसपास के ग्रोथ रेट पे हम बढ़ रहे हैं। लेकिन अब हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पुश की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत है कि अब एक लेवल ऊपर करके 8% 9% के ग्रोथ आएगा, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनोवेशन, हमें चाहिए टेक्नोलॉजी, हमें चाहिए पूंजी। और ये चीज़ें हमें जो है जहाँ से भी मिल जाए अच्छे तरीके से वहाँ से हम ले सकते हैं। हम इसीलिए देखिएगा कि भारत मिडिल ईस्ट को भी हेजिंग कर रहा है, खासतौर से गल्फ कंट्री काउंसिल को, जिनके पास अच्छा खासा फॉरेस्ट रिजर्व है, तेल बेच के उनके पास खूब पैसा है, 10-20 साल में उनका तेल भी खत्म होने वाला है, तो उनको भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, और वो भारत एक अच्छा विकल्प के रूप में दिखाई दे रहा है। इसलिए चाहे यूएई के साथ निवेश का समझौता हो, चाहे कतर के साथ हो, और भी देशों के साथ उसमें बढ़ ही रहा, कुवैत आदि के साथ। अब अमेरिका के साथ भी जो है हम हेजिंग है, ट्रंप के आने के बाद हमारी स्थिति बेहतर हुई है, तरह तरह के समझौते हो रहे हैं, वहाँ से हमें पूंजी और टेक्नोलॉजी दोनों मिल सकती है। यूरोप से भी हम पूंजी और टेक्नोलॉजी दोनों प्राप्त कर सकते हैं। यूरोप के ही कुछ देशों, 4 देशों के एक समूह के साथ पिछले साल हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। उसकी खास बात होती कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आमतौर पर व्यापार की बातें होती है, लेकिन भारत अब चाहे यूएई के साथ किया हो, चाहे कतर के साथ कर रहा हो, चाहे अभी EFTA जिसे बोलते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन जो ट्रेड एग्रीमेंट, उनके साथ भी भारत ने ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के भी क्लॉज जोड़े हैं, और वो अपने देशों में अगर आपके सामान बेचेगा तो वो इन्वेस्टमेंट लाएगा। और यूरोप में निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, पूंजी भी है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन पूंजी भी है। और यूरोपीय देशों में, यूरोपीय संघ के देशों को भी, खासतौर से उनकी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके लिए भी एक चीन के विकल्प के रूप में भारत एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो इस पूरे जो है परिदृश्य को ध्यान में रखना है कि उनको हमारी ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन हमें भी उनकी ज़रूरत है, और भारत को भी ज़रूरत है टेक्नोलॉजी के लिए, पूंजी के लिए, और साथ ही उनके यूरोप जो है एक वृद्ध होता देश जा रहा है, जो वृद्ध होता देश है, जो विकसित देशों के लक्षण हैं। और वहाँ पे उनको अर्थव्यवस्था भले 1% पे ग्रोथ करे या ना करे, लेकिन जितनी अर्थव्यवस्था रहती है उतना तो उत्पादन होता ही है ना वस्तु और सेवाओं का, और वो बगैर मनुष्यों के, बगैर आदमियों के तो हो नहीं सकता, कितना भी मशीनीकरण कर लो। तो ऐसे में विभिन्न सारे देश भारतीयों को एक जो है अपने यहाँ पे एक अच्छा विकल्प देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय प्रवासी दुनिया में सबसे ज़्यादा सम्मानी प्रवासी क्यों है, क्योंकि ये अपने काम से काम में लेते हैं, अपने किसी फालतू मसलों में नहीं रहते हैं, और मेहनती होते हैं, और जहां भी जाते हैं उस देश के जो है कहीं ना कहीं उस देश के विकास के लिए वो मेहनत करते हैं। तो ऐसे में इन सारे परिदृश्यों के साथ आइए जरा सा अब हम टेक्निकल चीज़ों को देखते हैं कि भारत यूरोप के मध्य मजबूत होता रिश्ता। देखा जाए तो 1962 में यूरोप आर्थिक समुदाय इसी का मतलब ये आप कह सकते हो कि ये पहला स्तर था यूरोपीय संघ बनने का। इसके साथ हमने राजनयिक संबंध स्थापित किया था। 1993 में हस्ताक्षरित संयुक्त राजनीतिक वक्तव्य और 1994 के समझौते ने भारत और यूरोप के बीच संबंधों को मजबूत करने का काम किया। दोनों के मध्य जो है सहयोग की बहुस्तरीय संस्थागत वास्तुकला अध्यक्षता जो है की अध्यक्षता भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलनों द्वारा की जाती है। अब तक 15 से ज़्यादा जो है शिखर सम्मेलन जो है हो चुका है। पहला शिखर सम्मेलन जून 2020 में लिस्बन में हुआ था, और 2004 में हेग में 5वें शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय संबंधों को हमने रणनीतिक साझेदारी या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर कर दिया। अब देखिए ये 25 आ रहा है, यानी 20 साल पूरे हो गए हैं, 21वां साल जो है रणनीतिक भागीदारी यानी तीसरे दशक की शुरुआत हमारी जो है हो गई है। आगे देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय संघ की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर, ये कम से कम 7 बार मिल चुकी हैं। 2022 में भी ये रायसीना डायलॉग में आई थी, उसके बाद भी आई थी। तो ये ऐसा नहीं है कि काफ़ी स्तर पे जो है वार्ता चलती रहती है। दोनों पक्ष के मध्य बैठकें और पहल भी कई हुई है। 2020 में भारतीय यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी 2025 के लिए एक रोडमैप बनाया गया था। 2021 में नेताओं ने एक कनेक्टिविटी पार्टनरशिप किया था। साथ ही साथ 2022 में अपनी बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी,
और सुरक्षा के गठजोड़ पर चुनौतियों से निपटने के लिए एक समन्वय तंत्र बनाया था भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। ये देखिए, जैसे जो मैंने कहा ना कि भारत को क्या चाहिए, वो चीज के लिए हमारे लिए ये है कि व्यापार और प्रौद्योगिकी इन दोनों की हमने स्थापना की थी। और इसी तरह का जो है एक आईटेक जो है आईसेट करके जो है अमेरिका के साथ भी है, ब्रिटेन के साथ भी है। ब्रिटेन जो है यूरोप का हिस्सा होते हुए भी यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, वो बाहर निकल गया था ब्रेक्सिट के तहत जो है। तो ये जो टीटीसी है, ये है, इसका जो है मेनली 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पे हम यूरोप के साथ हमारा सहयोग होना है। डिजिटल और रणनीति प्रौद्योगिकियों के लिए, स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों के लिए, व्यापार निवेश और लचीली आपूर्ति श्रृंखला या रिसाइलेंट सप्लाई चेन के लिए। इसकी पहली मंत्री स्तरीय बैठक मई 2023 में हुई थी और दूसरी जो है आज होने वाली है भारत में। तो ये कुछ इनके लेकर जो है हमारे संबंधों का विकास हुआ है। व्यापार और निवेश हमारे यूरोपीय संघ के व्यापार के यूरोप के जो है संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है अगर संघ के रूप में देखा जाए। पिछले 1 दशक में हमारा और उनका द्विपक्षीय व्यापार 90% बढ़ा है, तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। और अच्छी बात यह है कि इस व्यापार में हमें अधिशेष भी मिला हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों के मध्य वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 135 अरब डॉलर रहा है। 135 अरब डॉलर का व्यापार था, जिसमें भारत का निर्यात जो है 76 अरब डॉलर का था और आयात जो है 59 अरब डॉलर का था। यानी देखा जाए तो लगभग 17 अरब डॉलर का हमें ट्रेड में ही हमें सरप्लस था। अभी सर्विसेज की बात छोड़ दीजिए, ट्रेड में ही 17 अरब डॉलर का हमें सरप्लस था। और सेवाओं में देखा जाए तो 53 अरब डॉलर था, जिसमें हमारा निर्यात 30 अरब डॉलर का और 23 अरब डॉलर का उनका आयात था। तो 7 अरब डॉलर का सर्विसेज में और 17 अरब डॉलर का ट्रेड में, कुल मिला के 24 अरब डॉलर का सरप्लस था हमारा यूरोपीय संघ को। अमेरिका के साथ और ज्यादा है, लेकिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति को वही चिंता का भी विषय है। लेकिन ये देखा जाए तो लगभग 200 अरब डॉलर का हमारा उनका जो है व्यापार होता है, जिसमें लगभग 24 अरब डॉलर का हमारा ट्रेड है। जबकि चीन के साथ हमारा जो व्यापार होता है ट्रेड का देखा जाए तो लगभग 128-130 अरब डॉलर का है, लेकिन उसमें हमें हैवली 80-85 अरब डॉलर का घाटा होता है, क्योंकि हम एक तरफा रूप से चीन से मंगा रहे होते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर निवेश के रूप में देखा जाए तो वर्ष 2000 से लेके सितंबर 2024 तक का जो हमारे पास आंकड़ा है, यूरोपीय संघ ने संचय या क्यूमुलेटिव रूप से टोटल जो एफडीआई है वो 117 अरब डॉलर का यूरोपीय संघ से भारत में निवेश हुआ है, जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दीर्घकाल का होता है तो पता ही, साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी के साथ आता है। मिडिल ईस्ट में आएगा तो पैसा आएगा, यूरोप के साथ साथ अगर आएगा तो पैसा भी आएगा और टेक्नोलॉजी भी आएगा। साथ ही साथ जो है इसमें कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह का ये जो भारत में आया है ओवरऑल 66.6% का जो है हमारा जो है ओवरऑल जितना भारत में एफडीआई आया है पिछले 24-25 सालों में, उसका 16.6% जो है हमारा यूरोप से आया है। हमने यहाँ से एफडीआई बाहर भी गया है, लेकिन वो है 40.4 अरब डॉलर। टाटा ने कई सारी चीजें खरीदी है और भी करते, और इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर एफडीआई जा रहा है तो वहां से हमें भी फायदा हो रहा होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये व्यापार एक महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही साथ प्रौद्योगिकी सहयोग जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए 2007 में ही एक समझौता हुआ था। 2022 में भारतीय यूरोपीय संघ उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम सहयोग का काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल शिखर सम्मेलन भारत ने बुलाया था, उसमें यूरोपीय संघ शामिल हुआ था। अभी हाल फिलहाल में जैसे हमने बताया कि फ्रांस में था, उसमें भारत सह अध्यक्ष था। इसरो का जो अभी हाल फिलहाल में PSLV द्वारा जो है यूरोपीय संघ का प्रोबा 3 मिशन को जो है भेजा गया है, तो उसमें भी भारत सहयोगी रहा है। तो इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रयान 3, आदित्य L1 जैसे मिशनों पर भी और मानव अंतरिक्षयान गगनयान के लिए भी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। यानी हम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के भी विभिन्न हिस्सों में एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। भारत यूरोपीय हरित ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख यह सहयोग का क्षेत्र है, क्योंकि यूरोपीय संघ जो है ग्रीन ऊर्जा को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस है और भारत में काफ़ी संभावना है, खास तौर से हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भारत में काफ़ी संभावना है। और ग्रीन हाइड्रोजन के साथ जो है दोनों मतलब देश तो नहीं है, एक संघ है, एक देश है, इनके बीच देखा जाए संबंध कितना है कि नवंबर 2024 में ब्रुसेल्स में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह में बनाया गया था, जिसमें एकमात्र
पार्टनर देश जो है भारत था। और भी देश होंगे लेकिन पार्टनर देश के रूप में भारत बनाया गया था। हमने जो हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया था उसमें भी यूरोपीय संघ एक प्रमुख भागीदार के रूप में था। यूरोपीय निवेश बैंक हमको 1 अरब यूरो के वित्त पोषण के साथ भारतीय हाइड्रोजन परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए तैयार है। भारत और यूरोपीय कंपनियां 2030 तक भारत में हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से भी हो रहे हैं, जिसमें ग्रीन एनर्जी के लिए जो सोलर एनर्जी है, पवन एनर्जी है, उसकी जो IPR है, जो उसकी टेक्नोलॉजी है, जो उसमें जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें उसमें, और साथ ही साथ जो हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर है जो पानी से हाइड्रोजन को तोड़ के बनाता है, उसमें भी काफ़ी कुछ हम यूरोप के साथ सहयोग करके दोनों देशों का विकास हो सकता है। और मत भूलिए IMEC परियोजना जो है इंडिया मिडिल ईस्टर्न यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वह भारत होके जो है यूरोप, अब अमेरिका उसको अमेरिकी राष्ट्रपति उसको कहते हैं कि अमेरिका तक जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण ये जुड़ाव जो है दिखाई दे रहा है, जो कि मल्टी मॉडल है। उसमें ग्रीन हाइड्रोजन के भी परिवहन यानी पाइपलाइनों की भी व्यवस्था की बात की जा रही है। यानी भविष्य में जो भारत का लक्ष्य है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन का आपूर्तिकर्ता या निर्यातक बनेगा, उस दिशा में भी ये सहयोग हो सकता है। अब क्या होगा वो नहीं पता है, लेकिन हो सकता है। लोगों से लोगों का बीच संबंध भी महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संघ में बढ़ते भारतीय प्रवासियों की बड़ी संख्या में छात्र, शोधकर्ता और कुशल पेशेवर है। अभी कुछ दिन पहले जो है 2-3 महीने पहले जर्मनी के चांसलर आए थे। उन्होंने जो है जर्मनी ने पहला मतलब यूरोप में पहला जो भारत पहला देश है जिसको लेकर जर्मनी ने स्पेसिफिक या विशेष तौर पे अपने यहाँ पे प्रवास के लिए नियम बनाने और छूट देने की कोशिश करा। यानी जर्मनी चाह रहा है कि भारत के लोग उसके यहाँ पे जाएं, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज थोड़ी समस्या है, तो उसके लिए विशेष रूप से वो प्रयास कर रहा है कि भारत के लोग जर्मनी जाए। फ्रांस के साथ हमने इसी तरह की बात कर रखा है। तो ये पूरा यूरोपीय संघ है। अभी देखा जाए 2023-24 में जारी है यूरोपीय संघ के जो ब्लू कार्ड है, धारी है, जो बिजनेस जो काम करने वाले, उसमें से सबसे ज़्यादा 20% से अधिक जो है भारतीय पेशेवर वहाँ पे काम कर रहे हैं। पर छात्रों में भी अच्छी खासी जो हमें वहाँ पे छात्रवृत्ति मिल रही है, उसमें भी हम शीर्ष पे वहाँ पे अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत और यूरोपीय संघ के मध्य रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग भी महत्वपूर्ण हो रहा है, खासतौर से समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में, खासतौर से हिंद प्रशांत क्षेत्र में, क्योंकि चीन की आक्रामक नीतियाँ कहीं न कहीं यूरोप को भारत के करीब लाने के लिए प्रेरित कर रही है। ठीक है, साथ साथ हम उनका संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं। समुद्री डकैती, आपदा, आतंकवाद रोधी जो है चीज़ों में भी हमारा उनका सहयोग है। लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो संबंध है वो ये है कि कैसे चीन के जो मोनोपोली है मैन्युफैक्चरिंग में, उससे बचा जा सके और अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बचाया जा सके, ये यूरोप के लिए बहुत कंसर्न है। और उसके लिए भारत उसको एक विकल्प के रूप में जो है दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है, ये देखिए नासा का एक टेलीस्कोप है जो आज ही छोड़ा जाएगा। नाम है स्फेयर एक्स टेलीस्कोप। ये ब्रह्मांड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ है, ब्रह्मांड में जो पानी है या जो जीवन निर्मित करने वाले महत्वपूर्ण कण हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये कैसे बने, इनका कैसे क्या होता है, और साथ ही में जो ग्रह संरचना बनी या बादल आदि बनी, इन सब के बारे में हमें ये गंभीर अध्ययन देगा। इसके द्वारा जो अगर देखा जाए तो ये ऐसे कैमरे का, इतने प्रकार के कैमरे का प्रयोग करेगा जो दृश्य से अलग, कि ये करीब 100 से ज़्यादा तरह के रंगों में पूरे ब्रह्मांड का या अंतरिक्ष का जो है चित्र बनाएगा। यार उतना तो मतलब क्या कह सकते हैं, ठीक है, उतने तरह के रंगों में चित्र देगा और कलरफुल दुनिया के बारे में अध्ययन दे लेगा। तो आइए ज़रा सा देख लेते हैं क्या मामला क्या है। देखिए नासा ने 28 फरवरी को यानी आज के ही दिन ही छोड़ेगा कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट, जो कि एलन मस्क की कंपनी है और दुनिया का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला, एक तरह से देखा जाए तो प्रक्षेपण अभी किया जा रहा है फाल्कन 9 का ही। उसकी सफलता दर भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 99% से ज़्यादा है। तो इसके द्वारा जो है अंतरिक्ष दूरबीन या अंतरिक्ष टेलीस्कोप स्फेयर एक्स टेलीस्कोप को लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। ये 2 साल के छोटे मिशन पर है। यह वेधशाला ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में, ब्रह्मांडी इतिहास के सभी आकाशगंगाओं के विकास के बारे में, मिल्की वे आकाशगंगा में पानी और जीवन बनाने वाले अणुओं के बारे में, स्थान के बारे में बेहतर ढंग से हमें समझने में मदद करेगी। इसके बारे में अगर थोड़ा सा संक्षेप में देख लिया जाए
तो ये 488 मिलियन डॉलर, लगभग 3200 करोड़ रुपए का के बजट, 3200-3500 करोड़ रुपए के बजट का के साथ डिजाइन के बजट के साथ ये डिजाइन किया गया है। और ये पूरे आकाश का 3D 3 डायमेंशनल जो है सर्वेक्षण करेगा। और हम जो जिन आंखों से हम नहीं देख पाते हैं, हम देखते क्या है, विबग्योर जो है बैगनी से लेके लाल तक, उसके पहले नहीं देख पाते, उसके बाद भी नहीं देख पाते, इंफ्रारेड हो जाता है, अल्ट्रावायलेट हो जाता है। लेकिन उसके बाहर भी जो बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें ये विस्तृत श्रृंखला में डेटा को ये कैप्चर करेगा और पूरे आकाश को साल में ये 2 बार स्कैन करेगा। ठीक है, साथ ही साथ मिल्की वे समेत जो 450 से करोड़ से या 450 मिलियन यानी 45 करोड़ से अधिक आकाशगंगा हैं, 100 मिलियन से यानी 10 करोड़ से अधिक सितारों का ये मानचित्र करेगा। यह दूरबीन एक अद्वितीय ब्रह्मांडी सूची तैयार करेगी जो ब्रह्मांड के गठन के बारे में, विकास और जीवन के लिए आवश्यक अणुओं के वितरण के बारे में महत्वपूर्ण दृष्टि प्रदान करेगी। अभी हम देखें कि इससे हमें ब्रह्मांड के बारे में जो स्पेसिफिक चीज के बारे में पता चलेगा या क्या पता चलेगा उसके बारे में है। तो देखिए, ब्रह्मांड का अभूतपूर्व विस्तार से मानचित्रण करेगा। ठीक है, इसीलिए ये यूनिक है कि कुछ 2-3 चीज ऐसी है जो ये पहली बार कर रहा होगा। देखिए, अभी तक जो सबसे अभी बेहतरीन ब्रह्मांड के बारे में है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे इसकी तस्वीरें बड़ी कलरफुल जो है अंतरिक्ष के बारे में आता है। ये विशिष्ट क्षेत्रों में गहरे डीप सी अवलोकन पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि स्फेरेक्स जो ये जा रही है ये पूरे आकाश को साल में 2 बार स्कैन करेगा। यानी सोच लीजिए कि जो वो कोई विशेष क्षेत्र को कर रहा है, ये पूरे जो है उसको 2 बार जो है स्कैन कर डालेगा। और इस वेधशाला का अनूठा स्पेक्ट्रोमीटर प्रकाश को 102 अलग अलग रंगों में विभाजित करेगा। यानी 102 तरह के रंगों में आपको पूरे ब्रह्मांड यानी जो अंतरिक्ष है उसका आपको तस्वीर इसमें दिखाई देगा। और इसमें अंतरिक्ष में जो धुंधली ब्रह्मांडी संरचनाओं का पता लगाने, बर्फीले अणुओं को इंगित करने में ये सक्षम हो जाएगा। इसके जरिए इससे ये पता लगाने में सक्षम हो जाएगा कि एक ब्रह्मांडी प्रसार क्या होता है। जैसे एक ब्रह्मांड के बारे में होता है कि एक बिग बैंग हुआ था, एक चीज हुआ था और उससे धीरे धीरे जो है वो फैल ही रहा है, तो उसको समझने में ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। और वैज्ञानिकों का लक्ष्य है कि इसके जरिए आकाशगंगाओं के बड़े पैमाने पर वितरण में सांख्यिकी पैटर्न को ट्रैक करने के लिए जो है इसके डेटा का उपयोग किया जाए। और इस बारे में यह गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा कि पदार्थ में छोटे उतार चढ़ाव ने ब्रह्मांड को कैसे आकार दे दिया, यानी ब्रह्मांड में कैसे प्रसार हो रहा है और कैसे आकार हो रहा है, इसके बारे में ये हमें सूचना देगा। दूसरी सूचना जो हमें महत्वपूर्ण देगा वो ये है कि जल के वाटर के बारे में और जो जीवन निर्माण के जो प्राथमिक अणु हैं उनकी उत्पत्ति के बारे में ये पता लगाएगा। देखिए, जल या पानी जीवन का एक बुनियादी घटक है और वैज्ञानिक लंबे समय से अंतराक्षी या इंटर जो स्टार जो है बादलों में इसकी मौजूदगी और ग्रहों तक इसके पहुंचने के तरीके के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं। यह जो स्फेरेक्स टेलीस्कोप जा रहा है ये आकाशगंगाओं में जमे हुए पानी और बायोजेनिक अणु क्या कहते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, इनके बारे में पता लगाएगा जिनसे हमारा जीवन या हम खुद उन्हीं चीजों से मिलकर बने हैं। यह दूरबीन इन बर्फीले यौगिकों के वितरण और प्रचुरता को ट्रैक करेगा और 9 मिलियन यानी 90 लाख से अधिक लाइन ऑफ विजन अवलोकन करेगा। साथ ही साथ स्थान और सांद्रता का निर्धारण करेगा। शोधकर्ता उन प्रक्रियाओं को उजागर करने की उम्मीद कर रहे हैं, करेंगे कि नहीं वो नहीं है, लेकिन उनको उम्मीद है कि जो हमारे सहित विकासशील ग्रह प्रणालियों के पानी और कार्बनिक अणुओं को पहुंचाते हैं, कैसे वो पानी और अणु बने, इनके बारे में शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इसके जरिए पता लगाने में उम्मीद है कि मदद मिलेगी। अंतिम जो है वो ग्रहों के आणविक बादलों और निर्माण खंडों की इससे जांच हो सकती है। इसमें देखा जाए तो स्फेरेक्स आणविक बादलों कौन से, गैस और धूप के विशाल क्षेत्र जहां तारे और ग्रह प्रणालियां आकार लेती हैं का बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करेगा। और पारंपरिक दूरबीनों के विपरीत जो 2 आयामी चित्र कैप्चर करते हैं, स्फेरेक्स 3 आयामी डेटा या 3 डायमेंशनल डेटा एकत्र करेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से और ज्यादा बेहतर तरीके से हमें जानकारी मिल जाएगी, जिससे वैज्ञानिकों को यह देखने में मदद मिलेगी कि विभिन्न वातावरणों में बर्फ और आणविक संरचनाएं कैसे भिन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने का मिलेगा। इस घटना की आगे की जांच करेगा और यह निर्धारित करेगा कि ये जमे हुए यौगिक समय के साथ साथ कैसे जीवित रहते हैं
और नए बने तारों और उनके आसपास के प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क की भी यह जांच करेगा और इससे उनकी रासायनिक संरचना समझने में मदद मिलेगी कि ये ग्रह निर्माण को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये 2-3 प्रश्न जो है इस स्फेरेक्स टेलीस्कोप के जरिए उम्मीद है जो यूनिक है कि ब्रह्मांड के बारे में हमें नई जानकारी मिलेगी। इसी के साथ एक छोटा सा और भी मदद दिया जा रहा है, जैसे स्फेरेक्स जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसके साथ मिलकर काम करेगा, यानी उसकी भी जो जानकारी मिलेगी उसके साथ मिला के पूरक के रूप में काम करेगा। साथ ही साथ इसी के साथ एक पंच नाम का एक और सिस्टम भेजा गया है। इसी फाल्कन 9 रॉकेट से एक और नासा मिशन पंच, इसको हिंदी में कोरोना और हीलियोस्फीयर के एकीकृत करने के लिए पोलरीमीटर्स जो है भेजा जाएगा। इसमें 4 उपग्रह हैं जो देखेंगे कि जो सूर्य का बाहरी वायुमंडल या कोरोना है वो कैसे सूर्य वायु या सोलर फ्लेयर के रूप में वो परिवर्तित हो जाती है। और ये सोलर वायु क्या है, एक धूप ऐसे कण हैं जो पूरे सौर मंडल में बहती हैं और अंतरिक्ष के लिए मौसम से प्रभावित होती है। हमारा जो आदित्य L1 मिशन है या जो प्रोबा 3 है ESA का, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का, ये सब कोरोना के बारे में ही अध्ययन करने की कोशिश करें। और अभी हम जो ये प्रोबा 3 में जो है वो क्या है कि वो ऐसे 2 उपग्रह हैं जो आर्टिफिशियली रूप से जो है सूर्य ग्रहण बनाएंगे। तो अब इस तरह की चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हम सूर्य के कोरोना को भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसका काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता है खासतौर से हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दुनिया पर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। इससे जुड़े प्रश्न हमारे वेबसाइट पर रहेंगे जहां से जाके सॉल्व कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई और प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।